पढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें कोशिका की पीडीएफ मिल गई थी? नहीं मिली? सर ने ग्रुप में डाली होगा ना? ठीक है, देखो जो कोशिश रहेगी कि जो ऑब्जेक्टिव वगैरह है, मतलब इनके टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जैसे ही सिलेबस इनका कंप्लीट होता है जिसके बाद आपका क्या चलेगा, रिवीजन, और रिवीजन चलेगा तो टेस्ट के हिसाब से, तो टॉपिक वाइज आपको ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, है ना। वो ठीक रहे क्योंकि उसमें क्लियर हो जाएगा कैसे क्वेश्चन अपना बनता है। जैसे स्टार्ट में डाइजेशन है, तंत्रिका तंत्र है, सबके अलग अलग है ना, अभी नहीं दे सकते, बाद में। देखो एक और तंत्र अपना, लास्ट वाला तंत्र अपन देखते हैं कौन सा, प्रजनन तंत्र। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र की बात करते हैं। ठीक है, प्रजनन तंत्र, और प्रजनन तंत्र में होता है अपना प्रजनन, है ना, रिप्रोडक्शन। प्रजनन तंत्र अपना होता क्या है आखिरकार, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो कोई भी जाति रहती है और वंश रहता है, या कोई प्राणी रहता है, कोई प्राणी अपने जाति या वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपने ही समान शिशु को जन्म देता है, उस प्रवृत्ति को कहा जाता है प्रजनन, या प्रजनन बोल दे उस प्रवृत्ति को, या उसे बोल दे अपन जनन। ठीक है, तो ये प्रवृत्ति अपने देखो कि सबसे पहले की बात करें अगर, कि बहुत समय पहले, लगभग 200 करोड़ वर्ष पहले या 1.5 करोड़ पहले जीव की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, 200 करोड़ वर्ष पहले जीव देखा था पृथ्वी पर, मतलब जो जीवित है वो 1.5 करोड़ वर्ष पहले अपना जो पूर्वज है ना, उनकी उत्पत्ति हुई थी। जहीं से अपन पूर्वज से लेके आज धीरे धीरे यहाँ तक अपन आके पहुँचे, तो किसके कारण पहुँचे, इस प्रजनन प्रवृत्ति के कारण, क्योंकि उन लोगों ने प्रजनन किया और प्रजनन के कारण उनके ही समान उन्होंने क्या दिया, शिशु को जन्म दिए, ताकि उनका वंश और जाति क्या कर सके, आगे बढ़ सके। तो समस्त प्राणियों में अपने वंश या जाति को आगे बढ़ाने के लिए अपने ही समान शिशु को जन्म देने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसे प्रजनन या जनन कहा जाता है। और यहाँ जनन की प्रक्रिया शरीर के जिन अंगों में संपन्न होगी उसे प्रजनन तंत्र कहते हैं। आई बात समझ में? तो अपने ही समान शिशु को जन्म देने की प्रवृत्ति प्रजनन कहलाती है। ठीक है, बड़े आगे डेफिनेशन आई समझ में? ठीक है, अब प्रजनन में सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो मानव है, अरस्तु के अनुसार मानव को जरायुज कहा जाता है। एक अंडायुज होता है और एक जरायुज होता है। अंडायुज वो होता है कि जो पहले अंडे देते हैं और अंडे से फिर शिशु का जन्म होता है। ठीक है, और जरायुज वो होते हैं जो सीधे किसको जन्म देते हैं, सीधे शिशु को जन्म। ठीक है, तो मानव को अरस्तु के अनुसार हाँ नहीं, ना जरायुज ना अंडायुज, दोनों ही। वो दूसरे वो उसमें आता है,
मेटाथीरिया वर्ग में आता है। यूथीरिया, मेटाथीरिया और प्रोटोथीरिया 3 वर्ग है अपने, है ना, 3 वर्ग है, क्योंकि वो ना तो सीधे शिशु को जन्म देता है ना अंडे देता है। एक थैलीनुमा संरचना रहती है, उसी में उसका निर्माण हो जाता है, ठीक है, उसी में परिपक्व होता है धीरे धीरे, तो निर्माण ही बोलेंगे, क्योंकि ना तो अंडे देगा वो ना, और जब परिपक्व हो जाता है तो ऑटोमेटिक शरीर से बाहर हो जाता है, ठीक है। तो अरस्तु के अनुसार जो मनुष्य उसको कहा जाता है जरायुज, विविपेरस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, मनुष्य, अरस्तु के अनुसार मनुष्य को जरायुज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि सीधे शिशु को ये जन्म देते हैं, इस कारण जरायुज इन्हें कहा जाता है, ठीक है। विविपेरस, ठीक है। जिसके बाद देखो परिपक्व अवस्था की बोलते हैं और कुछ हार्मोन्स का स्त्रावन होता है, ठीक है। मानव में, मानव एक मानव एक लिंगी प्राणी है। कैसा प्राणी है मानव? एक लिंगी। क्यों? क्योंकि इसमें नर जननांग अलग, नर व मादा दोनों जनन अंग कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। और जिसमें एक ही में दोनों रहेंगे वो क्या रहेंगे? अपने द्विलिंगी, ठीक है। जैसे पौधा होता है, पौधे द्विलिंगी अपने हो सकते हैं, उसमें नर जननांग, पुष्प के नर जननांग और पुष्प के मादा जननांग दोनों साथ रहते हैं, ठीक है, इस कारण उसे बोल देंगे द्विलिंगी। लेकिन जो मानव है एक लिंगी है, क्योंकि इसमें नर जननांग अलग और मादा जननांग अपना अलग अलग होता है, ठीक है। नहीं आया समझ? अरस्तु के अनुसार जरायुज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो मानव होते हैं वो सीधे शिशु को जन्म देते हैं, सीधे जन्म, ठीक है। जिसके बाद जो नर जननांग है और मादा जननांग है उनकी एक अवधि रहती है जिसमें वो परिपक्व हो जाते हैं। परिपक्व होने के बाद वो संतान उत्पत्ति लिए, प्रजनन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट अपन देखते हैं, मादा जनन अंग 12 से 13 वर्ष की अवधि में परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, तो मादा जनन अंग 12 से 13 वर्ष की आयु में परिपक्व हो जाते हैं और इस 12 से 13 वर्ष की अवधि के बाद इनसे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जिसके कारण इनमें आश्चर्यजनक परिवर्तन एकदम से आते इस अवधि के बाद। इससे पहले नहीं आते, क्योंकि जैसे बताया बाल्य अवस्था जो अपनी होती है उस बाल्य अवस्था में अपने इतना परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि बाल्य अवस्था में अपन नहीं बता सकते 6 से लेके जो 12 वर्ष का बच्चा रहेगा उसमें ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि 12 का है, 8 का है, 9 का है, 10 का है, वो एक समान दिखाई देता है, उसमें इतना परिवर्तन नहीं होता। सबसे पहले जो परिवर्तन होता है तो शिशु अवस्था में तीव्र गति से होता है, फिर बाल्य अवस्था में मंद हो जाता है, फिर किशोर अवस्था में तीव्र हो जाता है, फिर अपना क्या हो जाता है? मंद हो जाता है, ठीक है। जैसे अपन किशोर अवस्था युवा, क्योंकि जितनी लंबाई वृद्धि होती है अपनी किशोर अवस्था तक होती है, फिर ऑटोमेटिक अपनी वृद्धि क्या रुकती नहीं, लेकिन यह है कि बस जो बढ़ने का होता है वो इतना बढ़ जाता है किशोर अवस्था तक। तो इस अवस्था में अपन क्या करते हैं कि बिल्कुल नीचे जाते हैं, इसमें कोई परिवर्तन, किसी प्रकार का ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता अपना बाल्य अवस्था में, ठीक है। तो इसमें जो हार्मोन्स होते हैं उन हार्मोन से अनेक परिवर्तन होते हैं। हार्मोन से लिख देता हूँ एक बार यहाँ भी, एक होता है एस्ट्रोजन, बहुत पूछता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन,
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन्स का स्त्रावन होता है जिससे अनेक परिवर्तन होता है। एक तो जो आवाज़ होती है, आवाज़ में जो भारीपन भी रहता है वो आवाज़ पतली हो जाती है, ठीक है। जिसके बाद इसी समय इनका मासिक धर्म प्रारंभ होता है और इसी समय जननांगों पर बाल आते हैं, ठीक है। स्तन वृद्धि वो इन्हीं के कारण होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के कारण, ठीक है। कौन सा? दोनों कैसे? हाँ, वुमेन्स दोनों मादा जननांग से निकलने वाले हैं दोनों, ठीक है। जो प्रोजेस्टेरोन रहता है वो अपना मासिक धर्म को नियंत्रित करता है मेन, ठीक है। और एक और निकलता है लेकिन इस समय नहीं निकलता, जब प्रसव होता है प्रसव के दौरान निकलता है एक रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है। वो अपन बाद में पढ़ेंगे यहाँ नहीं, क्योंकि मेन जब ये अपना प्रारंभ होता है या परिपक्व अवस्था होती है उस समय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव होता है। इसके कारण मादाओं में अनेक परिवर्तन आते हैं, ठीक है। तो मादा में जो एकदम से जो परिवर्तन आते हैं किस अवस्था में आते हैं? तो 12 से 13 वर्ष की आयु में, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकलता है तब। लिख देता हूं कुछ परिवर्तन। कैसे परिवर्तन? जैसे आवाज का पतला होना, आवाज पतली होना, स्तन वृद्धि, मासिक धर्म, ठीक है। तो मादा जननांग जब 13 से 14 वर्ष 12 से 13 वर्ष की आयु में परिपक्व होते हैं तब उनसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है, जिसके कारण जो मादाएं रहती है उनमें अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जैसे आवाज़ पतली होना, स्तन वृद्धि होना, मासिक धर्म प्रारंभ होना और जननांग पर बाल आना आदि परिवर्तन ये होते हैं, ठीक है। ऐसे कैसे नर जननांग जब विकसित होगा, नर जनन अंग, नर जननांग विकसित होता अपना 13 से 15 वर्ष से, क्या हो 13 से 15 वर्ष की आयु में परिपक्व होते हैं, ठीक है। जब एक इनके परिपक्व अवस्था प्रारंभ होती है उस समय इनमें भी अनेक परिवर्तन होता है, जैसे आवाज का भारी होना, आवाज का भारी, ठीक है। जो नर की रहती है वो आवाज क्या हो जाती है? भारी इस अवस्था में। जिसके बाद दाढ़ी मूंछ का आना, जननांग, जननांग पर बाल, ठीक है। ये हार्मोन्स के कारण होता है, ठीक है ना। नहीं, नर में अपना हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। विविधता का सिद्धांत देखा ना, विविध, ये वाला नहीं, ये हार्मोन्स नहीं, बहुत कम मिलता। हाँ, कौन सा? ये वाला नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उनमें अलग हार्मोन्स, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो स्त्रावन होता होगा। हाँ हाँ, देखो वो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स के कारण ही होता है मेन। तो देखो पहले होता है जैसे विविधता का सिद्धांत अपना पाया जाता है, तो पहले जो प्रजाति होती थी अपनी, पहले जिस समय की बात करें अगर 2000 से पहले, तो उस समय दाढ़ी मूंछ उसी अवस्था में आती थी 18, 19, 20 साल के अवधि में, ठीक है ना। और अभी 13, 14 साल के उम्र के बच्चे देख लो आप, बिल्कुल दाढ़ी मूंछ बनाना स्टार्ट, ठीक है ना। आप लोगों की दाढ़ी भी 12 मतलब 21, 22, 18 की उम्र में ही आई होगी, 15, ठीक है। आप पहले के प्रजाति, आप पहले के, आप बाद वाले हो ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दो हार्मोन्स मादा जननांग से निकलते हैं
और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन से निकलता अपना नर जननांग से, ठीक है, जिसके कारण अपना परिवर्तन होता है। कैसे? वो हार्मोन्स के कारण ही होता है, हाँ, नहीं पाया जाता। ज्यादा तो नहीं है, बस ये है और एक रिलैक्सिन हार्मोन से, इसके अलावा और कोई हार्मोन से नहीं ऐसा। देखो फिर इसके बाद देखो इसमें फैक्ट थोड़ा सा कि जो नीचे दिख रहा है, लिख दूं, जो निषेचन की प्रक्रिया है, ठीक है। अब निषेचन की प्रक्रिया अपन पढ़ेंगे पूरा, लेकिन यहाँ पर जो फैक्ट है वो तो अपन देख लें एक बार, है ना। तो निषेचन की संपूर्ण प्रक्रिया मादा जननांग के अंदर संपन्न होती है। ओनली नर का केंद्रक भाग लेता है। केंद्रक इसलिए कि उसमें अपना डीएनए रहता है, आरएनए रहते हैं, क्रोमोसोम्स वगैरह रहते हैं, इसलिए बाकी की सारी निषेचन की प्रक्रिया मादा जननांग में अंडवाहिनी में होती है, ठीक है। बहुत पूछता है कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, अंडवाहिनी में, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब जिसे बोलते हैं, जिसमें अंडाणु और शुक्राणु अपने आपस में मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, निषेचन फर्टिलाइजेशन। निषेचन की संपूर्ण प्रक्रिया मादा जनन अंग के अंडवाहिनी जिसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, इंग्लिश में नाम देता है फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। ठीक है, नर जननांग का केवल क्या भाग लेता है, केंद्रक। नर जननांग का केवल केंद्रक इसमें भाग लेता है, बाकी की संपूर्ण प्रक्रिया अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब के अंदर संपन्न होती है, ठीक है। निषेचन होगा तो भ्रूण का निर्माण प्रारंभ होना निश्चित है, अगर निषेचन नहीं होगा तो भ्रूण का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, हुआ। अब देखो कि कुछ नर जननांग देखेंगे अपन और कुछ मादा जननांग पढ़ेंगे, ठीक है। जो महत्वपूर्ण है, जिनसे क्वेश्चन आते हैं वही पढ़ेंगे अपन, ज़्यादा अंदर का नहीं पढ़ना है, ठीक है। करें चेंज, इसको हटा दे। देखो यहाँ से अपन नर जननांग की बात करते हैं। सबसे पहले नर जनन अंग, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। नर जननांग की बात करें, नर जननांग में सबसे महत्वपूर्ण रहता अपना वृषण, ठीक है, टेस्टिस, वृषण रहते हैं। वृषण का महत्वपूर्ण कार्य क्या रहता है, शुक्राणुओं का निर्माण करना, ठीक है। जो स्पर्म का निर्माण होता है, उस स्पर्म का निर्माण कहाँ पर होता है, अपना शुक्राणु के अंदर, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण अपना शुक्राणुओं का निर्माण। अब शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है, बहुत कठिन प्रक्रिया है। शुक्राणु का निर्माण, पर याद रखना अपने को कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है, वृषण के अंदर। अब देखो जो वृषण होते हैं, वो वृषण क्या है कि अपने शरीर से बाहर उपस्थित होते हैं। शरीर से बाहर इसलिए उपस्थित होते हैं कि जो शरीर का तापमान रहता है, उस तापमान से 6 डिग्री कम तापमान होना चाहिए, जब जाके इन शुक्राणु का निर्माण होता है। जब जन्म होता है, जन्म होने के समय क्या रहते हैं, ये उदर गुहा में उपस्थित रहते हैं। उदर गुहा मतलब ये अपनी एब्डोमिनल कैविटी में, लेकिन जैसे जैसे अपनी शेषवावस्था प्रारंभ होती है, उस शेषवावस्था के 1-2 साल बाद
1 साल ज़्यादा तो वापस अपना कहाँ निकल जाते, शरीर से बाहर निकल जाते। क्यों? क्योंकि उस समय इस शुक्राणु की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो जब जन्म के समय जो शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, वो कहाँ पर, स्पर्म कहाँ पर, स्पर्म नहीं, वृषण उदर गुहा में, और उदर गुहा से बाद में फिर निकल कर कहाँ आते हैं, अपने बाहर, शरीर से बाहर अपने निकल जाते। लेकिन कब? जन्म के बाद। हाँ हाँ, मैंने भी पढ़ा था, है ना। इसकी कीमत की बोल रहे हैं, विरसन की कीमत। हाँ, क्या बोल रहे हो? और कुछ पूछा था? देखो, अब ये शुक्राणु लिख दिया, शुक्राणु का निर्माण, और इसी में होता है किसका, अपना जो हार्मोन्स देखा था नर जनना में, कौन सा हार्मोन्स था? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, दोनों का निर्माण अपना वृषण में होता है। अब देखो वृषण में कब निर्माण होगा, और शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया और टेस्टोस्टेरोन की प्रक्रिया, जो निर्माण की प्रक्रिया, उसको कौन नियंत्रित करता है? तो उसको मस्तिष्क नियंत्रित करता है। ठीक है, और मस्तिष्क में कौन नियंत्रित करेगा? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि नियंत्रित करती है। अगर पीयूष ग्रंथि संकेत नहीं करती है तो इसका शुक्राणु का निर्माण होगा, ना ही अपना टेस्टोस्टेरोन नामक इसका निर्माण होगा। ठीक है, अब पीयूष ग्रंथि से क्या होता है? एक हार्मोन से निकलता है, जीटीएच हार्मोन्स। ठीक है, जीटीएच हार्मोन्स निकलता है, इन्हीं के कारण इसे बोलते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, तो मस्तिष्क का भाग नियंत्रित करता है किसको? शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया और टेस्टोस्टेरोन दोनों की प्रक्रिया को। मस्तिष्क की जो पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड जिसे बोलते हैं, वो संकेत करेगी, उससे एक हार्मोन से स्रावित होगा, कौन सा? जीटीएच। जीटीएच हार्मोन, ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, अब यही संकेत करता है। इसके बाद ही अपना, इससे 2 प्रकार के निकलते हैं। एक निकलता है LH हार्मोन, FSH हार्मोन, है ना। तो 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, एक ल्यूटेनिंग हार्मोन और एक अपना निकलता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो 2 प्रकार के हार्मोन। अब ये क्या करता है? ल्यूटेनिंग हार्मोन, ये होता है फॉलिकल। ठीक है, तो LH हार्मोन संकेत करेगा अपना किसको? लीडिंग कोशिका को। जो स्पर्म होता है, सॉरी विरसन होता है, टेस्टिस, इसके अंदर एक कोशिका पाई जाती है, लीडिंग कोशिका। लीडिंग कोशिका डायरेक्ट यहां से निकलकर LH संकेत करेगा किसको? लीडिंग कोशिका को नियंत्रित करेगा, और इस लीडिंग कोशिका से निर्माण होता है किसका? टेस्टोस्टेरोन। बस ये याद रखना, ऐसा तो पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा कि टेस्टोस्टेरोन का निर्माण कहाँ से होता है, तो वृषण से। लेकिन अगर पूछ ले कि किस कोशिका से होता है, तो लीडिंग कोशिका से इसका निर्माण होता है। ठीक है, भले हार्मोन से याद नहीं रहे, बस याद रखना कि नियंत्रित कौन करता है? मस्तिष्क नियंत्रित करता है, मस्तिष्क की पीयूष ग्रंथि ही नियंत्रित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर किस कोशिका से ये इसको संकेत करेगा, जब जाके लीडिंग कोशिका से अपना निर्माण होता है किसका? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का। ठीक है, यहाँ पर जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये किसको नियंत्रित करेगा? तो यहाँ पर करेगा सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका। ठीक है, सर्टोली कोशिका होती है, और ये सर्टोली कोशिका को संकेत करेगा, और सर्टोली कोशिका से ही अपना किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का। शुक्राणु का निर्माण होता है। तो सर्टोली कोशिका से अपना शुक्राणु निर्माण होता है, और इस शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को बोला जाता है क्या? शुक्राणु जनन। आगे पढ़ेंगे अपन, गेमेट का जब निर्माण करेंगे अपन, युग्मनक का निर्माण, तो ये शुक्राणु और शुक्राणु जनन की प्रक्रिया, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉलिकल
स्टिमुलेटिंग बोल दे या स्टिमुलेटिंग बोल दे, हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और मेन याद रखना लीडिंग कोशिका और सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका से अपना शुक्राणु स्पर्म का निर्माण होता है और लीडिंग सेल से अपना टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का निर्माण होता है। एड्रिनल नहीं, अभी तो नहीं है। हुआ? ठीक है, तो ये शुक्राणु का निर्माण वृषण में और टेस्टोस्टेरोन का निर्माण इसमें। बस ध्यान रखना कि ये सर्टोली कोशिका से इनका निर्माण होता है शुक्राणुओं का, और टेस्टोस्टेरोन का लीडिंग कोशिका से। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, अब ऐसे भी अब ये तो संकेत कर देगा, जिसके बाद भी इसमें क्या होगी, एक मात्र कोशिका होगी, है ना, जर्म सेल होगी। उस जर्म सेल से होगा कि दो अपनी डॉटर सेल का निर्माण होगा, है ना, और दो डॉटर सेल बनेगी, उसमें फिर गुणसूत्रों की संख्या रहेगी, फिर उनमें समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री मतलब समान वाला, फिर वापिस से उनमें क्या होगा कि वो परिपक्व होगी, परिपक्व होने के बाद उनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन के बाद ही अपना फिर किसका निर्माण होगा, शुक्राणु का। लेकिन इतना नहीं पढ़ना अपने को, 12th में पहुँच जाएंगे या फिर अपना नीट में पहुँच जाएंगे, है ना। अभी ये तो निकाल लें अपन, ठीक है, मिटा दे ये। ठीक है, जिसके बाद जो दूसरा अंग होता है अपना, यहां पर होता है अधिवृषण। हाँ, एपिडाइडिमिक। ठीक है, एपिडाइडिमिक होता है अपना अधिवृषण। अब अधिवृषण क्या करता है कि जो वृषण होता है, इस वृषण के बाहर ही अपना अधिवृषण होता है उपस्थित। ठीक है, वृषण की संरचना की बात करें, ऐसे करके अपनी वृषण होता है और इस वृषण के ऊपर ऐसे करके संरचना होती है। ठीक है, जिसे बोलते हैं अपन अधिवृषण। ठीक है, अब अधिवृषण में क्या होता है कि जो शुक्राणु का निर्माण हो जाता है, वो शुक्राणु कहाँ पर आ जाते हैं, अपने अधिवृषण में आकर व्यवस्थित मतलब संचित रहते हैं। ठीक है, यहाँ से ये वाला भाग है अपना पूरा, इस वाले भाग में अपना निर्माण हो जाएगा, और इस निर्माण में होने के बाद किस में आ जाएगा, अपना इस अधिवृषण वाले भाग में। तो इसमें क्या होता है कि जो शुक्राणु है, उस शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है, जो परिपक्व होते हैं पूर्ण रूप से, वो इसी में होते हैं। तो शुक्राणुओं का परिपक्वन, शुक्राणुओं का परिपक्वन, शुक्राणु का जो परिपक्वन होता है वो अधिवृषण में ही अपना होता है। यहाँ पे ओनली निर्माण की प्रक्रिया, और यहाँ पर अपना क्या होगा, परिपक्व। अब परिपक्व होने के साथ साथ इस नलिका से एक संचित नलिका निकलती है, जो कि अपने कहाँ पर जाके खुलती है, शुक्राशय में। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, जितना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ से वृषण, अधिवृषण, और इससे एक संग्रहित नलिका निकलती है। ठीक है, यहां पर अपना उपस्थित रहता है शुक्राशय। ठीक है, शुक्राशय अपने उपस्थित होता है ऐसे करके नलिका, और यहां पर होती है एक स्खलन नली। ठीक है, और यहीं पर आगे होती है एक ग्रंथि अपनी प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, देखो बस थोड़ा सा समझना, ये होती है शुक्रवाहिनी। ठीक है, शुक्रवाहिनी। अब यह क्या करता है, जैसे अधिवृषण का कार्य हो गया परिपक्व करना, कहाँ पर, यहाँ पर।
अब जो ये शुक्रवाहिनी है, शुक्रवाहिनी क्या कार्य करती है, अधिवृषण को शुक्राशय से जोड़ने का कार्य करती, जुड़ी हुई है। एक ही माध्यम है जिससे कि शुक्राशय और अधिवृषण आपस में जुड़े हुए हैं, तो कौन सा, अपना शुक्रवाहिनी। ठीक है, तो शुक्रवाहिनी का कार्य होता है अधिवृषण को शुक्राशय से जोड़ना, पहला कार्य। दूसरा कार्य यह है कि जो शुक्राणु का निर्माण वृषण में हुआ है, उन शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाने का कार्य भी अपना कौन करता है, ये शुक्रवाहिनी करती है, क्योंकि यही माध्यम है, तो इसी के माध्यम से अपना यहाँ तक पहुंचेगा, शुक्राशय तक। शुक्राशय तक अपना पहुंचेगा तो शुक्राशय क्या कार्य क्या रहता है कि इस शुक्राशय की दीवार से भी एक चिपचिपा द्रव अपना निकलता है। उस चिपचिपे द्रव के कारण ही जो शुक्राणु है उसका पोषण होता है। लगभग 65 से 70% जो पोषण होता है, या लगभग 70% जो भाग बना होता है, वो मेन शुक्राणु से निकलने वाले चिपचिपे द्रव के कारण ही बना होता है। ठीक है, यहीं पर अपना शुक्राणु का पोषण होगा। फिर जिसके बाद यह शुक्राणु का या सेमन का बोल दें, जो वीर्य है, वीर्य का जो पोषण होता है अपना कहाँ पर होता है, शुक्राणु में होता है। फिर आगे चलेंगे, आगे चलकर एक ग्रंथि मिलेगी, प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, जैसे स्खलनी नली है, स्खलन नली के पास ही होती है अपनी प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि से भी एक चिपचिपा द्रव निकलता है। उस चिपचिपे द्रव के कारण ही जो अपना शुक्राणु या स्पर्म रहता है, जो अपना सेमन रहता है, वीर्य, उस वीर्य में जो गंध आती है वो प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाले तरल के कारण ही आती है। ठीक है, फिर आगे चलेंगे, आगे चलकर एक और यहाँ पर ग्रंथि होती है, काउपर्स। बस थोड़ा सा नाम याद रखना कि किस जननांग में उपस्थित। काउपर्स ग्रंथि पाई जाती है, जहां पर स्खलनी नली होती है उसके पास ही काउपर्स ग्रंथि पाई जाती है। अब इस काउपर्स ग्रंथि से भी क्या निकलता है, एक चिपचिपा द्रव निकलता है। ये क्या कार्य करता है कि जो स्पर्म होता है अपना, जो वीर्य होता है, वीर्य का जो गाढ़ापन होता है, उस गाढ़ापन को कम करने का कार्य करता है, ताकि स्खलन आसानी से हो सके और आसानी से स्पर्म जो होते हैं वो ट्रांसफर हो सके। तो शुक्राणु का, शुक्राशय का कार्य क्या होता है कि इसी के कारण वीर्य का अधिकांश भाग बना होता है, मतलब इसकी दीवारों से निकलने वाले चिपचिपे द्रव के कारण। ठीक है, जिसके बाद आगे चलकर प्रोस्टेट ग्रंथि, इसके कारण क्या आता है, स्पर्म या सेमन में गंध आती है। ठीक है, और इसी के कारण जो गाढ़ापन है वो क्या होता है, अपना कम होता है। और शुक्रवाहिनी क्या करती है कि अधिवृषण से शुक्राणुओं को कहाँ तक पहुँचाने का कार्य करती है, शुक्राशय तक पहुँचाने का कार्य करती है। ठीक है, ज़्यादा अंदर अपने को पढ़ना नहीं है, डायग्राम अपने को बस जो महत्वपूर्ण अंग है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वही अपने को पढ़ना है। ठीक है, यहां पर देखें अपन शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी का कार्य क्या है, अधिवृषण, इंग्लिश में अधिवृषण को शुक्राशय तक दूसरा कार्य क्या है इसका, शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाना। वास डिफरेंस, फिर होता है अपना शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल,
ठीक है, शुक्राशय। अब शुक्राशय का कार्य क्या होता है देखो, तो शुक्राशय का कार्य होता है कि इसकी जो दीवार थी उस दीवारों से क्या निकलता है, अपना चिपचिपा द्रव, दीवारों से निकलने वाले द्रव के कारण इसका पोषण होता है। हाँ, पोषण, ठीक है। जो शुक्राशय की दीवारों से निकलने वाला द्रव के कारण ही जो अपना स्पर्म में शुक्राणु है, उस शुक्राणु का क्या होता है, पोषण। क्योंकि यहाँ से अपन ने शुक्राणुओं को पहुँचा दिया कहाँ पर, शुक्राशय तक, और शुक्राणु यहाँ तक पहुँचे, उनका पोषण होता है तो किससे होता है, शुक्राशय की दीवारों से निकलने वाले द्रव के कारण। ठीक है, हुआ। फिर इसके बाद एक ध्यान रखना बस इसमें नॉर्मली कि प्रोस्टेट ग्रंथि किसका भाग है, नर जननांग या मादा ग्रंथि। प्रोस्टेट और काउपर्स, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि नर जननांग का भाग है और काउपर्स ग्रंथि भी नर जननांग का भाग है। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है कि जो शुक्राणु है, जो शुक्राणु यहाँ पर पोषण हो जाता है शुक्राणु का, यहाँ पर अपना वीर्य सेमन हो जाता है। सेमन जो वीर्य होता है, वीर्य में जो गंध आती है वो प्रोस्टेट ग्रंथि से एक चिपचिपा द्रव निकलता है, उस द्रव के कारण ही जो सेमन है उसमें गंध आती है। फिर जिसके बाद जो काउपर्स ग्रंथि वो क्या करेगा, जहाँ स्खलन नली होती है, ठीक है, स्खलन नली होती है, उस स्खलन नली के पास होता है, ये क्या करता है कि जो वीर्य है, जो सेमन है, उसके गाढ़ापन को कम करता है ताकि स्खलन आसानी से हो सके। तो उसका गाढ़ापन कम करने का कार्य करती है काउपर्स ग्रंथि। ठीक है, किससे, हाँ बिल्कुल, हाँ तीनों से, तीनों से। ये नरी है सारे, हाँ मादा जननांग भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखो यही है अपना जहां से महत्वपूर्ण अपना क्वेश्चन आते हैं, बाकी के जननांग से कोई मतलब नहीं है अपना। ठीक है, हुआ। बस मेन यहाँ से अपना शुक्राणु का निर्माण करना था, फिर अपन अंडाणु का निर्माण करते, फिर निषेचन होगा अपना। ठीक है, मादा जननांग की बात करते हैं। मादा जननांग में अंडा से ओवरी। अब जैसा वृषण अपने नर जननांग में 2 होते हैं, ऐसे कैसे जो अंडा से होता है वो मादा जननांग में कितने होते हैं, 2। ठीक है, तो इनकी संख्या अपनी 2 होती है, 2 संख्या। जिसके बाद इसमें निर्माण होता है किसका, अंडाणु का। ठीक है, ओवम का। और वहां पे निर्माण किसका हो रहा था, शुक्राणु। नर युग्मक बोलेंगे तो किसको बोलेंगे, नर गेमेट शुक्राणु को, और मादा गेमेट होगा तो कौन सा होगा, अंडाणु। फिर जिसके बाद यहां से बात करें अपन कि वहां एक हार्मोन का स्त्रावन हो रहा था, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। ऐसे कैसे इससे भी एक हार्मोन का स्त्रावन होगा, कौन सा, प्रोजेस्टेरोन, सॉरी हाँ प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, और एक होता एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन 2 हार्मोन्स का अपना निर्माण इसमें। अजीत सर
अजीत सर की तो तबीयत ठीक नहीं है, बुलाओ सर, कोई तो होंगे। हाँ, दोनों का निर्माण, और उसमें भी दोनों का निर्माण हो रहा था अपना वृषण में भी। ठीक है, दो मतलब दो संख्या में, एक इधर होता है, एक लेफ्ट में और एक राइट में होता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ठीक है, दोनों अपने उदर गुहा में उपस्थित होते हैं, जो अपनी बैकबोन रहती है उस बैकबोन के दाएं बाएं। ठीक है, किडनी से थोड़ा सा नीचे, यहाँ पीछे कमर के पास। ठीक है, अब इसका निर्माण की प्रक्रिया भी बहुत लंबी है। ठीक है, निर्माण की प्रक्रिया कैसे है कि जो वृषण होता है, वृषण के संग ऐसे दिखाई देता है अपना वृषण, गोल गोल अपना। ठीक है, और जो ये गोल गोल यहाँ पर रहता है अपना, ठीक है, यहाँ पर पाई जाती है जर्म कोशिका, जर्म सेल। ठीक है, और जर्म कोशिका यहाँ से निकलकर ये अपना इसके अंदर द्रव भरा होता है, जिसे बोलते हैं कि स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा होता है, और जर्म सेल क्या करती है, छोटी छोटी कोशिकाओं का निर्माण करती है, छोटी छोटी गोल संरचनाओं का निर्माण ये कर देती है। और जब ये गोल संरचना धीरे धीरे और परिपक्व होकर क्या करती है, इसके आसपास और छोटे छोटे कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये प्राथमिक पुटिका कहलाती है। ये आपके काम का नहीं है, लेकिन फिर भी अपन देख ले कैसे निर्माण होगा। ठीक है ना, प्राथमिक ये पुटिकाओं का निर्माण करेगी, पुटिका, फिर धीरे धीरे और परिपक्व होगी, और धीरे धीरे और परिपक्व होगी तो इसमें गोल संरचना बन जाएगी। जो कोशिका है गोल संरचना, और इसके बाहर छोटी छोटी और संरचनाओं का निर्माण हो जाता है। तो ये पुटिका है, ये प्राथमिक पुटिका और ये द्वितीय पुटिका। ठीक है, फिर जिसके बाद पूर्ण रूप से एक बड़ा कोशिका बन जाता है बीच में, और इसके बाहर छोटी 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 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, जिसे बोलते हैं ग्राफियन पुटिका, ग्राफियन पुटिका। और ग्राफियन पुटिका के अंदर होता है अपना अंड कोशिका। अंड कोशिका मतलब जो अंडाणु का निर्माण करती है वो अंड कोशिका। ठीक है, और ये ग्राफियन पुटिका जब परिपक्व हो जाती है, परिपक्व होने के बाद ऑटोमेटिक क्या करती है, फट जाती है। ठीक है, और ये ऑटोमेटिक जब फटेगी तो फटने के बाद ये ऐसे ऐसे अपना निकलता है, और यहाँ पर अपना जो अंडाणु का निर्माण हुआ, क्योंकि अंड कोशिका अंडाणु का निर्माण करेगी, तो अंडाणु जो होता है इससे बाहर हो जाता है, और बाहर होकर इसकी दीवार पर आके चिपक जाता है। चिपकने के बाद जो ये वाला खाली भाग है, जब अंडाणु निकल के इसका खाली भाग है, तो वो ऐसे करके कुछ संरचना बनाता है, जिसे बोलते हैं कार्पस लूटियस। ठीक है, तो बस ये बताना था कि ग्राफियन पुटिका से अपना अंडाणु का निर्माण होता है, और जो कार्पस ल्यूटियस होता है इससे अपना किसका निर्माण होगा, प्रोजेस्टेरोन का, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का। ठीक है, जैसा आपने नर जननांग में देखा था, लीडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का निर्माण हो रहा था, और सर्टोली कोशिका से किसका, शुक्राणु का निर्माण। ऐसे के ऐसे जो अपना ग्राफियन पुटिका होती है, उस ग्राफियन पुटिका से निर्माण होगा किसका, अंडाणु का। और जब ग्राफियन पुटिका परिपक्व होकर फट जाती है, शुक्राणु अलग हो जाता है, उसके बाद ग्राफियन पुटिका एक अलग संरचना बनाती है, जिसे बोलते हैं कार्पस ल्यूटियस, और उस कार्पस ल्यूटियस में ही अपना किसका निर्माण होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स का निर्माण होता है। मतलब इसी अंडाणु के अंदर ही अंडाणु बनते हैं, और इसी के अंदर अपना प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन बनता है। बस ये अंडाणु जो निर्माण करता है वो ग्राफियन पुटिका करती है, और जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का निर्माण करता है वो कार्पस ल्यूटियस अपना करता है। हाँ, निषेचन, हाँ, अंडाणु की जो प्रक्रिया है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, हार्मोन से उन हार्मोन का स्त्रावण कम हो जाता है, इस कारण उनका निर्माण की प्रक्रिया रुक जाती है। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो भी चलती है अपनी, तो मेन 28 दिन तक, तो उसके भी अलग अलग भाग है ना, अलग अलग भाग में बटाओ अपना। तो ये जो 13वें दिन की अवधि रहती है, जो अंडे निर्माण की प्रक्रिया रहती है ना, वो 13वें दिन की रहती है। 13वें दिन अंड निर्माण होगा, 14वें, हाँ कौन सा,
पूछ लो पूछ लो। 14, हाँ मेंस्ट्रुएशन में 14वें दिन तक, वही पूछ रहा हूँ ना। हाँ मेन रहता है, देखो कि मेन सर्कल चलती है अपनी 1 से लेके तो अपनी 28 दिन तक। तो यहाँ पे तो अपना ऋतुस्राव वाला समय रहता है 1 से लेके तो 5 से 6 दिन तक, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पर जो निर्माण, ये सब यहाँ से लेके यहाँ से निर्माण होगा, ये निर्माण होगा, यहाँ तक प्रक्रिया अपनी चलती रहेगी, है ना, जिसे बोलते पुटकी अवस्था। मतलब यहाँ से 6 से लेके तो 13 दिन की जो अवस्था रहती है उसे बोलते हैं पुटकीय अवस्था। मतलब पुटकीय अवस्था इसलिए कि पुटकियाओं का निर्माण होगा, फिर प्राथमिक पुटिका, फिर द्वितीयक पुटिका, फिर ग्राफियन पुटिका का निर्माण होगा। और 13वें दिन जाकर 13वें से जो 14वें दिन रहता है, उस 14वें दिन अपना ये परिपक्व होकर क्या करता है, फट जाता है। मतलब उसे बोलते हैं अंड जनन, अंड अवस्था, है ना। अंड अवस्था मतलब 14वें दिन अंडाणु का निर्माण अपना हो जाता है, जो फेलोपियन ट्यूब में आके जमा हो जाता है। फिर 14 से लेके तो 28 दिन तक, ठीक है, बस ये स्त्राव की अवस्था रहती है। इसके बीच में अगर निषेचन होता है, संभोग होता है, तो फिर क्या होता है कि निषेचन की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में तो स्त्राव हो गया, स्त्राव हो गया। फिर 14 से लेके तो 28 दिन के बीच में अगर संभोग की प्रक्रिया होगी या मैथुन की प्रक्रिया होगी तो निषेचन अपना संभव होगा। क्यों? क्योंकि शुक्राणु जैसे ही अंडवाहिनी तक पहुंचेगा अपना, तो अंडवाहिनी में ही अपना निषेचन की प्रक्रिया। फिर 28 दिन होगा, निषेचन नहीं हुआ तो 28 से 29वें दिन वापस आएगा, तो वापस से कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी ये, ठीक है, वापस से ऋतुस्राव वाली प्रक्रिया अपनी। फिर वापस ऐसा होगा, फिर यहाँ से लेकर पुटिका अवस्था चलेगी, फिर अपना इसका निर्माण होगा, ठीक है, फिर अपने वापस थोड़ा सा देख लेंगे अपन, ठीक है। जिसके बाद देखो यहाँ पर अंडा से भी निर्माण देख लिया अपन ने, अंडाणु का और प्रोजेस्टेरोन का। यहाँ पर होती है अंडवाहिनी, फेलोपियन ट्यूब जिसे बोलते हैं, ठीक है। इस फेलोपियन ट्यूब में जैसे ही शुक्राणु का, अंडाणु का निर्माण होगा और इस फेलोपियन ट्यूब में आकर वो अपने समाहित हो जाते हैं और इसी में ही रहते हैं उपस्थित, ठीक है। जब तक अगर निषेचन होगा, संभोग होगा या मैथुन की प्रक्रिया होगी तो निषेचन हो जाएगा, नहीं तो जो मासिक चक्र चलता है उस मासिक चक्र के दौरान शरीर से बाहर अपना हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो इसकी संरचना की बात करते थोड़ा सा, यहाँ से ऐसे झालार जैसी संरचना भी होती है, इधर भी 2 होते हैं क्योंकि अपने यहां पर होते हैं अंडाणु, दो अंडा से, ये होता है अपना गर्भाशय, एक गर्भाशय गुहा होती है, ठीक है, एक गर्भाशय गुहा। तो यहाँ पर अपना निर्माण होता है, ये होता है झालदार अपना, है ना, इसे बोलते हैं कीप। अब यहाँ पे जो अंडाणु, इस अंडा से के अंदर जो निर्माण हो जाता है अंडाणु का, वो आकर इस अंडवाहिनी, यहाँ से यहाँ तक जो संपूर्ण भाग है वो अंडवाहिनी का ही अपना कहलाता है। इस अंडवाहिनी वाले भाग में ही अपना शुक्राणु जो अंडाणु है वो आकर अपने जमा हो जाते हैं, इसमें भी यहाँ पर अपने जमा हो जाते हैं। ये अपना रहता है गर्भाशय, अंडाणु होंगे ना, अंडाणु होंगे, ठीक है। फिर जिसके बाद देखो कि जैसे ही शुक्राणु अपना होता है, लगभग करोड़ों की संख्या में जो अपने स्पर्म है, वो एक जो अपन संभोग की प्रक्रिया करते हैं या मैथुन की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के दौरान करोड़ों की संख्या में अपने पहुंचते हैं, कहाँ पर, नर मादा जननांग में। लेकिन ओनली कितने, लगभग 100 ही ऐसे होते हैं स्पर्म जो अपने अंदर तक पहुंच पाते हैं, कहाँ तक, फेलोपियन ट्यूब तक, क्योंकि एक ही स्पर्म निषेचन के लिए काफ़ी होता है, ठीक है। इतने सारे प्रवेश कराए जाते हैं, लेकिन इसकी जो गुहा होती है, ठीक है, योनि की जो गुहा होती है, उस योनि की गुहा में सबसे महत्वपूर्ण एक होता है अपना कौन सा, WBC। वो क्या कार्य करता है कि बाहरी वातावरण से कोई हानिकारक, क्योंकि रोगों के संक्रमण से बचाने का कार्य वही करता है अपना, तो वो इसको रोकने का कार्य कर देता है, ठीक है, इसको रोक देता है और यहीं पर अपना नष्ट कर देता है कौन, एक तो WBC, और उसमें सहायता कर देता है अपना कौन सा, लाइसोसोम, ठीक है। क्योंकि बाहरी वातावरण से प्रवेश किया इन्होंने, बाहरी वातावरण से प्रवेश किया तो उनको यहाँ पर नष्ट करने का कार्य ये कर देता है। जिसके बाद भी कुछ
अगर एक भी इस नलिका के माध्यम से, यहाँ पे सर्विक्स होता है, इस नलिका के माध्यम से अगर एक भी स्पर्म इसमें प्रवेश कर गया, यहाँ तक पहुँच गया, तो वो निषेचित हो सकता है, उससे भ्रूण के उसमें जो भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर संभोग से निषेचन हो, लेकिन जब भी अगर निषेचन होगा तो भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया जरूर प्रारंभ होगी। ठीक है, अब ये भी अपना संरचना होती है। ठीक है, तो ये नष्ट करने ये अपना होता है। अब ये क्या कार्य करता है कि जो अंडाशय, उस अंडाशय को किससे जोड़ने का कार्य करता है? गर्भाशय से। ठीक है, निषेचन की संपूर्ण प्रक्रिया अंडवाहिनी में और भ्रूण निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया अपनी गर्भाशय में संपन्न होती है। ठीक है, देखो अब यहां पर सबसे पहले अपन देखें कि अंडाणुओं का परिपक्वन, अंडाणुओं का परिपक्वन, शुक्राणुओं का परिपक्वन कहां पर हो रहा था? अधिवृषण में। ठीक है, और अंडाणु का परिपक्वन हो रहा अंडवाहिनी में, जिसके बाद इसमें क्या होती है? निषेचन की संपूर्ण प्रक्रिया, निषेचन की जो संपूर्ण प्रक्रिया है इसी के अंदर अपनी संपन्न होती है। ठीक है, जिसके बाद निषेचन अगर हो गया तो निषेचन होने के बाद अपने होगी प्रक्रिया कहां पर? गर्भाशय में। जैसे निषेचित हुआ तो निषेचन होने के बाद कितने दिन तक? 14 दिन तक। निषेचित होने के बाद 14 दिन तक वो कहां पर घूमता है? जो गर्भाशय रहता है, इस गर्भाशय की दीवार तक घूमता है। निर्माण प्रारंभ नहीं होता है, इस अवस्था को बोलते हैं डिंब अवस्था, है ना। गर्भावस्था के अंतर्गत आता है, लेकिन गर्भावस्था की कौन सी अवस्था बोलते हैं? डिंब अवस्था। इसमें क्या करता है कि गर्भाशय की दीवार तक अपना जो बना हुआ है, क्योंकि निषेचन होगा, निषेचन के बाद जो अंडाणु रहेंगे वो और जो शुक्राणु रहेंगे वो आपस में मिल जाएंगे और आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे? युग्मनज। ठीक है, जायगोट का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, जायगोट जो बन जाता है वो जायगोट इसके अंदर अपना घूमता रहता है। 14वें दिन तक अगर उसमें शुक्राणु परिपक्व है, अंडाणु भी परिपक्व है, तो भ्रूण का निर्माण प्रारंभ होगा। अन्यथा ऐसा हुआ कि शुक्राणु कम परिपक्व है या अंडाणु कम परिपक्व है, तो वो क्या करेगा? वापस से मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है, मासिक धर्म के दौरान वापस शरीर से बाहर निकल जाएगा। मतलब अंडाणुओं का भी परिपक्वन होना जरूरी है और शुक्राणुओं का भी परिपक्वन होना जरूरी है। दोनों परिपक्व है तो 14वें दिन निषेचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसे भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया बोलते हैं। 1 से लेके तो 14 तक डिंब अवस्था, और 14 दिन से लेके तो जो 60 दिन मतलब 2 मंथ तक की अवस्था रहती है उसे बोलते हैं भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया। फिर इसका अच्छा खासा निर्माण हो जाता है, फिर अपना वही भ्रूण निर्माण, शिशु निर्माण अपना चलता रहता है शरीर में। ठीक है, जायगोट, जायगोट अपना जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल जाता है, जहाँ कहाँ पर मिलेंगे? अंडवाहिनी में। निषेचन होगा, निषेचन के दौरान जब अपने स्पर्म पहुँचेंगे, स्पर्म आपस में मिलेंगे किससे? ओवम से। ठीक है, तो आपस में जब मिल जाएंगे तब वो क्या बनाएंगे? जायगोट। ये युग्मनज बनाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? युग्मक होते हैं, युग्मक। ये मादा युग्मक और ये नर युग्मक। और जब नर युग्मक और मादा युग्मक जब बनते हैं वो क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। ठीक है, आगे प्रक्रिया देखेंगे अपन, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया, निषेचन की प्रक्रिया, शिशु निर्माण की प्रक्रिया हुआ। अब गर्भाशय का तो मुख्य कार्य यही है कि शिशु निर्माण के लिए स्थान प्रदान करना। ठीक है, शिशु निर्माण के लिए स्थान प्रदान करने का कार्य कौन करता है? गर्भाशय। शिशु निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया, शिशु निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया इसी के अंदर होती है। यहां पर पाई जाती है एक बार्थोलिन ग्रंथि।
बार्थोलिन ग्रंथि अपनी पाई जाती है जिसका इतना महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। ये पाई जाती है अपनी वेगाइना के पास, योनि के पास पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य क्या करता है कि जो संभोग की प्रक्रिया होती है, मैथुन की प्रक्रिया होती है, उस समय क्या करती है कि जो मादा योनि रहती है उसमें एक तरल द्रव निकलता है, जिसके कारण क्या दिक्कत है, जो मादा योनि चिपचिपी हो जाती है, जिसके कारण जो संभोग है वो संभोग आसानी से हो सके और उस संभोग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना है। तो इससे एक चिपचिपा द्रव निकलता है, बस वही कार्य करता है, इसका कोई इसके अलावा कार्य नहीं होता है। ये संभोग के समय इससे निकलता है वो। क्वेश्चन, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, अंडाणु का निर्माण कहाँ पर होता है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है ना, ऐसा पूछता है। बार्थोलिन ग्रंथि का वर्क जब मैथुन की प्रक्रिया होती है, संभोग की प्रक्रिया होती है, उस समय कार्य करता है। जो योनि होती है उस योनि मार्ग को चिकना बनाने का कार्य करती है ताकि संभोग की प्रक्रिया आसानी से हो सके। कैसे महत्वपूर्ण इसमें और बचा है ना अभी, तो युग्मक निर्माण की प्रक्रिया है ना, गेमेटोजेनेसिस, और जिसके बाद बचा हुआ अपना कौन सा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और ये कैसे होता है, ये लिखवा दूंगा इसके फैक्ट पूरे, जो मेन है ना वो। थैंक यू सर।